चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्वाइन चाणक्य में। ज्वाइन चाणक्य की तरफ से एक ऑब्जेक्टिव सीरीज लाया गया है, हर एक सब्जेक्ट का आएगा। सबसे पहले हम लेके आ रहे हैं आपके लिए ज्योग्राफी का। इसमें ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट बिहार बोर्ड खड़े खड़े पूछा करती है। ठीक है, अगर आप एग्जाम में चाहते हैं कि बेहतर मार्क्स को गेन करें, अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, हर कोई चाह रहे होंगे, अगर चाहते हैं कि यहां से तैयारी को अपना और बेहतर बनाएं, ये जो ऑब्जेक्टिव सीरीज लेकर के आ रहे हैं, ये भी ज्योग्राफी का पार्ट 1 है। पार्ट 2 आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा। ये जो पार्ट 1 में लगभग 30 क्वेश्चंस के सेट हैं, ये ऐसे क्वेश्चन से डायरेक्ट जो किसे पूछे जाते हैं, बिहार बोर्ड में पूछे जाएंगे। वैसे आप लोगों का एग्जाम कब है? 5 फरवरी को है ना, 5 फरवरी को आपका एग्जाम है। ठीक है, इनसे पहले पहले आपको तीनों सेट मिल जाएंगे, तीनों पार्ट मिल जाएंगे, जिसमें ऐसे क्वेश्चन है डायरेक्ट जो बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं, बहुत ही हाई प्रोबेबल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन से जाने से पहले हमने आप लोगों के लिए एक कोट लिख रखा है। कोट ये है, अच्छा ये आपका स्वागत किया जा रहा है, वेलकम टू ज्वाइन चाणक्य। आपका सपना हमारा क्या है? लक्ष्य। अगर आपके पास सपने, हम आपको उस सपने तक जरूर, उस सपने को साकार कराने में आपका मदद जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए एक कोड हमने लिख करके रखा है आपके लिए, मुझे पढ़ना है, किसी को साबित करने के लिए नहीं। देखिए आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, बहुत मेहनत से आपके गार्जियंस आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, आप कुछ ऐसे स्टूडेंट जो दिखावे की पढ़ाई करते हैं, बिल्कुल भी हमको दिखावे की पढ़ाई नहीं करना है। मोटिवेशन होना चाहिए कि एनर्जेटिक, फुल एनर्जेटिक होइए आप लोग, क्योंकि एग्जाम बहुत आप करीब आ चुका है। क्या है? मुझे पढ़ना है, किसी को साबित करने के लिए नहीं। मुझे पढ़ना है, किसी को साबित करने के लिए नहीं। क्यों पढ़ना है? अपना नाम इतिहास में शामिल करने के लिए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपका भी नाम सपने, आपका भी नाम इतिहास में शामिल हो, तो बिल्कुल शिद्दत के साथ लग जाइए और अपनी तैयारी को थोड़ा जोरों शोर से क्या कीजिए, ताकि आने वाले 5 फरवरी में ज्योग्राफी में ये भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन से आपके लिए ये रहा। जल्दी से आप लोग खुद से आंसर भी करेंगे, और जो भी क्वेश्चंस में आपको डाउट हो तो बिल्कुल भी कमेंट में पिन करेंगे, हम उसके रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? पूछा क्या है आपसे? डायरेक्ट नहीं है। ठीक है, कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन ये है, मात्रात्मक क्रांति या क्षेत्रीय विविधता या स्थानिक संगठन या अन्वेषण और वर्णन। कौन सा हो जाएगा इसके लिए? ऑप्शन नंबर डी। कौन हो जाएगा? अन्वेषण और वर्णन। किससे संबंधित नहीं है? मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आधुनिक मानव भूगोल के जनक हैं। आधुनिक मानव भूगोल के जनक हैं। कौन है जनक? बताइए आप लोग। फ्रेडरिक रेटजेल है, वॉरेनियस है, या डार्विन है, या फिर कौन है? सैंपुल है। बताइए जल्दी से कौन है, कमेंट में भी आप लोग बताइएगा। ठीक है, कौन है आधुनिक मानव भूगोल के? कौन है? फ्रेडरिक रेटजेल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जो क्वेश्चंस आपको मिल रहा है ना, ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस है जो डायरेक्ट एग्जाम में आपको पूछने की संभावना क्या है? बहुत ज्यादा है बाबू। ठीक है, कोशिश कीजिए। अभी तो पूरे हर एक चीज को एक्सप्लेनेशन आपको समझने का समय बिल्कुल भी आपके पास नहीं है। आपको करने क्या है, जो क्वेश्चंस उसको हिट एंड ट्राई मेथड्स में डायरेक्ट आपके एग्जाम में आने वाले हैं, उसी क्वेश्चंस को आप क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। कम समय है और ऐसे क्वेश्चन है ये जो डायरेक्ट एग्जाम में आएंगे। ठीक है, कई बार ऐसे सवाल बन जाते हैं और पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथ्रोपोजोग्राफिया किसने लिखी है? एंथ्रोपोजोग्राफिया किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है? विडाल डिला ब्लास साहब ने, रेटजेल ने, या फिर डेविस ने, या जिन ब्रुन्स ने। किसने लिखी? रेटजेल ने लिखी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योग्राफिया जेनेरिस के लेखक कौन है? बताइए आप लोग। सैंपुल है, वॉरेनियस है, या रेटजेल है, या डार्विन है? कौन है? जल्दी बताइए। कौन है? वॉरेनियस है। ठीक है, समझ में आ गया होगा कौन है। ज्योग्राफिया जेनेरिस के डायरेक्ट आपको याद रखने हैं, वॉरेनियस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? आधुनिकतावाद ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में है नियतिवाद, ऑप्शन सी में है अन्वेषणवाद, ऑप्शन डी में है संभववाद। बताइए जल्दी से कौन सा हो जाएगा? कौन हो जाएगा? आधुनिकतावाद, है ना? कौन सा हो जाएगा? आधुनिकतावाद। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मिलते हैं। ठीक है, क्या है? किसने कहा मानव प्रकृति का क्या है? दास है। मानव प्रकृति का क्या है? दास है। इस बात पर फोकस कीजिएगा। किसने कहा था? किसने कहा था? वैसे तो कुमारी ईसी सैंपुल ने कहा। किसने कहा है? कुमारी ईसी सैंपुल ने कहा। क्या कहा है? मानव क्या है? प्रकृति का दास है। समझ में आ गया? अभी एक्सप्लेनेशन का नहीं है समय। मैं फिर कह रहा हूं, इस बात में फिर रिपीट कर रहा हूं कि एक्सप्लेनेशन का समय आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। डायरेक्ट क्या कीजिए, आप क्वेश्चंस पढ़िए, डायरेक्ट उसके ऑप्शंस को पढ़िए, जो ऑप्शन है डायरेक्ट उसमें क्या कीजिए, टिक लगाइए। जहां पे डाटा आएंगे वहां पे हम लोग उस चीज को क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? डायरेक्ट आसानी से पढ़िए, बताइए। स्ट्रोबो को, टालमी को, हैकल को, रेडजेल को। डायरेक्ट किसके मानव भूगोल का जनक किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी यानी घ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए। नवनियतिवाद के प्रवर्तक कौन थे? बताइए, नवनियतिवाद के प्रवर्तक कौन थे? बताइएगा कमेंट में जल्दी से आप लोग। टेलर हैं या हम्बोल्ट हैं या रेडसेल हैं या ब्लास हैं? जल्दी बताइए कौन है नवनियतिवाद के? कौन है? टेलर, ग्रिफिथ टेलर। पूरा नाम क्या है इसका? ग्रिफिथ टेलर। हम्बोल्ट नहीं है। रेडसेल तो मानव भूगोल से संबंधित है। ये ब्लास इसकी क्या है? विडाल डिला। ब्लास भी इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन कौन किए थे इसके? नवनियतिवाद के प्रवर्तक कौन है? टेलर, है ना। प्रवर्तक का मतलब क्या होता है कि इसको सबसे पहले देने वाला, मतलब एक्सप्लेनेशन के जरिए से जो चीजें आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया? ऑप्शन है, ऑप्शन ए में ब्लास ने, फेब्रे ने, बेकन ने या जीन ब्रुन्स ने। किसने किया था? जल्दी बताइए आप लोग। किसने किया है? बिल्कुल सही आंसर, फेब्रे ने। किसने किया था? फेब्रे ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? आप जब भी क्वेश्चन पढ़े ना, नहीं है या है, इन सब चीजों पर आपके ध्यान जाने चाहिए। और वो नहीं और है वाला जो पोर्शन आता है ना, जो क्षेत्र आता है, वहां पे आपको गलत करने की संभावना आपकी क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा हो जाती है। तो कोशिश कीजिएगा इसमें, ठीक है, कि हाँ और ना को सही से ध्यान से पढ़ के चले। लिंग भूगोल को, सांस्कृतिक भूगोल को, सैन्य भूगोल को या चिकित्सा भूगोल को मानव भूगोल के उपक्षेत्र नहीं है? कौन सा? बताइए। सैन्य भूगोल नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, बाकी लिंग भूगोल को हम लोग जानते हैं, उसमें मानव भूगोल में। सांस्कृतिक भूगोल में तो मानव और पर्यावरण के बीच के संबंधों के बारे में भी हम लोग पढ़ा करते हैं, क्योंकि कोई भी सभ्यता का विकास किन क्षेत्रों पर हुआ है, तो उन सभी चीजों के बारे में यहाँ पे हम लोग चर्चाएं करते हैं, पढ़ते हैं। चिकित्सा भूगोल में, क्योंकि ये भी सामाजिक भूगोल के ही क्या है? उपक्षेत्र है, लेकिन सैन्य भूगोल का अपना एक खुद का विशेष क्षेत्र है, जो किसके अधीन नहीं आता है? सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र के अधीन नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? बताइए, जल्दी बताइएगा। कौन हो जाएगा? यात्रियों के विवरण से, प्राचीन मानचित्र से, या चंद्रमा से, चंद्रमा के नमूने से? चंद्रमा के नमूने से होना चाहिए। ठीक, चलिए, चंद्रमा के नमूने से या प्राचीन महाकाव्य से? किससे हो जाएगा? प्राचीन महाकाव्य से। ठीक है, हाँ, भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, कौन हो जाएगा? 10 नंबर बताइए, प्राचीन महाकाव्य से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके लिए, देखिए, संभववाद अवधारणा में किस घटक को, संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? प्राकृतिक घटक, मानवीय घटक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए, किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? देखिए, कहीं कहीं पे जब आप सर्च करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? प्राकृतिक घटक। ठीक है, और क्या है? प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? बताइए जल्दी से। बुद्धिमत्ता होगी या नहीं होगी? बताइए। तकनीक होगा या नहीं होगा? समझबूझ या भाईचारा? पूछा क्या है? प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया, पारस्परिक क्रिया जो म्यूचुअल एक दूसरे के साथ मिल करके जो होता है। यानी प्रकृति में इंसान क्या कर सकता है? बदल सकता है। प्रकृति भी इंसान को क्या करती है? अपने अनुसार ढाल ही देती है। और जब प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का महत्वपूर्ण घटक माना जाता है किसको भी? तकनीक को, क्योंकि तकनीक और बुद्धिमत्ता के आने की वजह से प्रकृति में इंसान क्या कर सकता है? बदलाव कर सकता है और कर भी रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तन
परिवर्तनीय संबंधों का अध्ययन है। अध्ययन है, यह किसने कहा था बताइए पहले। यह क्या है अपने आप में मानव भूगोल का क्या है, मानव भूगोल का परिभाषा है। ये क्या है, ये परिभाषा है, ठीक है, डिफिनेशन है। और यह बात किसने कही थी, सैंपुल साहिबा ने कही थी। और ये सैंपुल साहिबा कौन थी, जो लोग पढ़े हैं, कुमारी इसी सैंपुल कौन थी, इसका नाम पूरा क्या था, कुमारी इसी सैंपुल, है ना। डायरेक्ट हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं क्या, सैंपुल, ठीक है। ये कौन थी, फ्रेडरिक रेटजेल की शिष्या हुआ करती, यानी चेला, है ना, चेला हुआ करती थी, ठीक है। इन्होंने मानव भूगोल को परिभाषित किया था। परिभाषा उन्होंने क्या दिया, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का क्या है, अध्ययन है। ये बात किसने कहा, कुमारी इसी सैंपुल ने कहा, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है, बताइए। जनसंख्या परिवर्तन किसको कहते हैं, या तो बढ़ा होगा या तो घटा होगा। इसी दोनों बातों से हमको पता चलता हो कि जनसंख्या में परिवर्तन हुए हैं। अच्छा बताइए, प्रवास मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना या चले जाना, इससे जनसंख्या में परिवर्तन में होता है, बिल्कुल होता होगा। अच्छा, आवास, कोई घर बना लिया तो आवास, किसी के घर बन जाने से पता चला घर तो बन गया, रहने वाले कोई नहीं है, जनसंख्या परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जन्म दर और मृत्यु दर से, इससे भी क्या प्रभाव पड़ते हैं। अच्छा, मृत्यु और जन्म से भी इसमें प्रभाव क्या होते हैं, इसमें पड़ते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। इनसे क्या होता है कि जनांकीय परिवर्तन का कारक क्या है, ये नहीं है, इनसे प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में कौन सा विश्व का विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। ध्रुवीय प्रदेश, विरल जनसंख्या मतलब क्या, विरल का मतलब क्या होता है, कम। विरल का मतलब क्या हुआ, कम, है ना, जहां पर जनसंख्या क्या होगी, कम। अच्छा, ध्रुवीय प्रदेश में जनसंख्या रहती है, नहीं रहती है, बहुत कम, नहीं के बराबर जनसंख्या आपको देखने को मिलता है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। अच्छा, मध्य एशिया में भी थोड़ा बहुत हम लोग सोचेंगे इसके लिए, ठीक है। उसके बाद अच्छा, दक्षिण पश्चिमी एशिया में भी हो सकता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग सोचेंगे। अच्छा, अमेज़न क्षेत्र यानी ऐसा क्षेत्र जहां पर क्या है, जंगल ही जंगल है भाई, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है इसको, दुनिया का फेफड़ा ना अमेज़न। जो ये ब्राजील का जो जंगल है, ब्राजील में जो अमेज़न फॉरेस्ट है, पूरी तरीके से अमेज़न का जो क्षेत्र है, वहां पे जो जंगल है, वहां पे जनसंख्या का बसाव नहीं होगा, तो ये भी क्या होगा, कम होगा। यानी ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिमी एशिया क्या है, विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, ये क्या है, सघन, कौन सा है, सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, ठीक है, याद रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। अभी सिर्फ क्या पूछा था उसमें, विरल पूछा, इसमें क्या पूछ रहा है, डायरेक्ट सघन पूछ रहा है ना, सघन पूछ रहा है। और सघन में कौन सा हो जाएगा, अभी आपने पढ़ा है। अच्छा, मरुस्थलीय क्षेत्र, अच्छा यहां से यहां तक आप नहीं लिखेंगे, ये जो थोड़ा गड़बड़ा गया है मामला, चलिए इसको आप ध्यान में नहीं देंगे, नहीं रखेंगे, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पूर्वी एशिया, क्योंकि ये अपने आप में क्या है, सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है, चलिए बताइए जल्दी से। अच्छा, ये सवाल करने से पहले, क्योंकि अगर ये सवाल आ जाता है आपके पास, इसमें आपको कुछ बातें याद रखनी है, कुछ बातें ये याद रखनी है, क्योंकि जब कह दे क्या 2025 या 2026 या वर्तमान या यूएन के द्वारा, या यूनाइटेड नेशन है ना, के द्वारा वर्तमान में विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो डायरेक्ट आंख बंद करके कौन सा, भारत। कौन सा हो जाएगा, भारत। अगर इसी सवाल में पूछ ले ये कि 2011 के जनगणना के अनुसार विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा हो जाएगा, तब कौन हो जाएगा, चाइना। कौन हो जाएगा, चीन। लेकिन पूछा क्या है, विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है, इन चार आंकड़ों के अनुसार कौन हो जाएगा, भारत, ठीक, याद रखिएगा, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स को आपको भी इसको याद रखनी, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसमें आपको ये चार सारी चीजें 2025, 26 वर्तमान और यूएन के अनुसार, है ना, इसके अनुसार कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सिर्फ और सिर्फ 2011 के अनुसार ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, जनसंख्या समस्या में कौन सा जनसंख्या सैद्धांतिक है, जनसंख्या समस्या में कौन सी जनसंख्या सैद्धांतिक है। ऑप्शन नंबर ए पिरामिड,
माओरी या यूरोपियन या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में अगर एक्सप्लेनेशन के आपको जानना है तो आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कीजिए, आराम से इसको हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ समझा देंगे। ठीक है, अभी एक्सप्लेनेशन का उतना समय आपके पास नहीं है क्योंकि एग्जाम बहुत नियर बाय है, नजदीक है। ये आपसे नहीं पूछेगा मानवीय जनसंख्या किसे कहते हैं, क्या है, क्या तात्पर्य, क्या समझते हैं, ये आपसे नहीं पूछेगा। डायरेक्ट पूछ सकते जनसंख्या समस्या में कौन सी जनसंख्या सैद्धांतिक है, तो डायरेक्ट आप किसके साथ जाना, ऑप्शन नंबर बी मायूरी के साथ चले जाना है। अच्छा, मायूरी मतलब कुछ और ही समझ रहे तुम लोग, गलत बात बहुआ। चले 20 क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या एशिया में निवास करती है? आंख बंद कर, हलवा सब कई बार पूछा है बउआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी रख सकते हैं, कई बार पूछा है। 60% जनसंख्या कहां पे एशिया पर निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना है, क्या है, समता, डायरेक्ट। ठीक है, उत्पादकता नहीं होता है, सतत पोषणीय नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, जो सशक्तिकरण से संबंधित है। ठीक है, समझ में आई गई बात, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जल्दी से करते हैं। विकास का अर्थ क्या होता है? गुणात्मक परिवर्तन, मूल में सापेक्ष परिवर्तन, ए और बी या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव चेंज, गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव, है ना, क्वालिटेटिव है ना, जो सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, और ये होता है क्वांटिटिव, है ना, क्वालिटेटिव और क्वांटिटिव से हमको पता चलता है कि अच्छा क्वालिटी भी होना चाहिए और क्वांटिटी भी होना चाहिए। अब तो पैसे कमा रहे, इतना पैसा कमा रहे जिससे आपका जीवन यापन नहीं चल रहा है बेहतर, तो क्या हो जाएगा, तो यानी आपको दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्वालिटेटिव गुणात्मक होना चाहिए, यानी उसमें पैसे तो कमा रहे लेकिन कोई काम का पैसा ही नहीं, इतना है कि मतलब आपसे घर द्वार भी आपका सही से नहीं चल पा रहे, तो गुणात्मक परिवर्तन और मूल्य सापेक्ष भी क्या है, बहुत जरूरी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसके लिए, सी हो जाएगा। चलिए ठीक है, मानव विकास का केंद्रीय बिंदु है, ऑप्शन नंबर ए संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य, शिक्षा या इनमें से सभी या ये सभी। बताइए जल्दी से। देखिए जो भी सवाल आता है ना, फौरन हम आंसर तक नहीं आते हैं, उसको क्या कर दिए, पॉज कर दिए, रोक दीजिए वीडियो को जब रोक देंगे आप पूरे ऑप्शंस को पढ़िए और अपने से पहले टिक लगाइए, ताकि आप लास्ट जब हो जाए, अंतिम क्वेश्चन तक जब आप पहुंच जाए, तब आप एक्सप्लेनेशन अपने आप में कीजिए कि हमारा कितना सही हुआ है, यानी कितने नंबर हमने, अगर 30 क्वेश्चन है तो 30 में से हमारे कितने सही हुए। ठीक है, इस 30 में से कितने सही हुए, तो इससे आपको पता चलेगा कि हम कितना जान रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, कितनी याददाश्त हमारी हो रही है। कौन सा हो जाएगा इसके लिए, ऑप्शन नंबर डी। आसान सा सवाल है, कई बार इसमें पूछे जा सकते, पूछे जाने की संभावना भी इसमें है। चलिए लिखिए। अच्छा लिखना क्या है, आपको सिर्फ देखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, मानव विकास के सबसे पुराने उपागम में एक है, उपागम में से एक है, कौन सा, आय उपागम, कल्याण उपागम या आधार भूत आवश्यकता उपागम या क्षमता उपागम। जल्दी बताइए। अच्छा हमने तो पहले ही टिक लगा दिया आप लोगों के लिए, जल्दी बताइए कौन सा हो जाएगा इसके लिए, कौन सा हो जाएगा 24 नंबर में, आय उपागम, है ना, कौन सा हो जाएगा, आय उपागम। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, डॉक्टर महबूब उल हक ने मानव विकास सूचकांक निर्मित किया। ये डायरेक्ट आपको बता रहा है कि किसने मानव विकास सूचकांक निर्मित किया, डॉक्टर महबूब उल हक ने। अब ईस्वी पूछ रहा है कि कब किया, तो डायरेक्ट आपको यह बात याद रखना है कि 1990 के दशक में इसको 1990 में इसको निर्मित किया। और ये जो डाटा है किसके द्वारा इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, यूएनडीपी का मतलब क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यूएनडीपी का मतलब क्या, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। प्रतिवर्ष ये क्या करता है, मानव विकास सूचकांक को क्या करता है, प्रकाशित करता है, जारी करता है। ये निर्मित किसके द्वारा किया था, डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, हम लोग कहां तक पहुंच चुके, 25, ये वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा 26। अच्छा बताइए, अति उच्च मानव विकास स्तर वाले देशों का, अति उच्च मानव विकास स्तर वाले देशों का मानव विकास सूचकांक का स्कोर होता है, आपको पढ़ाया गया होगा, डायरेक्ट ऑप्शन नंबर ए। यानी ये बाकी क्या है, मीडियम के हैं, मध्य के हैं और निम्न वालों के लिए है, पर ये तो बहुत अति उच्च होता है ना, किसके लिए होता है, 0.8 से ऊपर वाले को किसमें रखा गया है, अति उच्च मानव विकास वाले देशों की श्रेणी में इसको रखा गया। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है,
चलिए, अच्छा एक चीज इसमें एक और भी बात रखिएगा, मानव विकास सूचकांक जो प्रकाशित किया जाता है 0.8 इसमें आया है, लेकिन कहां से कहां तक इसको लिया जाता है, यानी 0 से 1 के बीच में हमेशा क्या किया जाता है, इसको मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है। इसमें क्या होता है कि 0.3 से भी बहुत से देश नीचे के स्तर के हैं, 0.3 से ऊपर के भी कुछ ऐसे देश हैं जहां पे मानव विकास 0.3 से ऊपर है। जो 7 से ज्यादा अधिक होता है तो उसको बेहतर माना जाता है। चल ठीक है, याद रखिएगा इसको। संयुक्त राष्ट्र कब से प्रतिवर्ष मानव विकास सूचकांक का निर्धारण करता है? कब से कर रहा है? अरे भाई साहब दिया ही है 1990 में, कब से कर रहा है? तभी से ही शुरू होगा, लगले क्या है 1990 से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। ये कितना नंबर था ये आपका? 27, 28 नंबर पढ़िए जल्दी से। चलिए क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? आकार में वृद्धि, गुण में धनात्मक परिवर्तन, या आकार में स्थिरता, या गुण में साधारण परिवर्तन। अगर ऑफलाइन बैच से आप जुड़े होते, ऑफलाइन अगर आपने पढ़ा होता, क्योंकि अभी तो इतना समय है नहीं कि आप लोगों को सारी चीजें समझाया जा सके, लेकिन इसके लिए डायरेक्ट आप किसके साथ चलने जाना है? गुण में धनात्मक परिवर्तन। ठीक है, याद रखिएगा इसको भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग मूव करते हैं। अब बस बहुत ही कुछ सवाल बचे हैं, आप लोग अब इंड की ओर पहुंच चुके हैं। पहला पढ़िए, भारत में लिंग अनुपात कैसे ज्ञात किया जाता है? कैसे किया जाता है? प्रति 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या को क्या भारत में लिंग अनुपात को मापा जाता है? ऑप्शन नंबर डायरेक्ट कौन हो गया? डी हो गया, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसके लिए थोड़ा सा हम लोग जल्दी कर लेंगे। निम्नलिखित में कौन सा रोपण फसल नहीं है? हमने पहले ही आपको बोला है कि नहीं पर जाना आपका ध्यान पहले जाना चाहिए। जहां नहीं देखें उसको गोला कर दीजिए, टिक लगा दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए, ताकि आपको सिली मिस्टेक्स आपसे क्या हो नहीं हो। बताइए, कॉफी को रोपा जाता है कि नहीं रोपा जाता है? बिल्कुल रोपा जाता है। अच्छा, गन्ना को बिल्कुल, ये भी क्या है? रोपण कृषि। ये भी क्या है? रोपण कृषि। ये भी रोपण कृषि है। अच्छा, रबर हमने पढ़ाया है आपको क्लास में, रबर भी क्या अपने आप में रोपण कृषि है। चलिए, अच्छा कौन नहीं है? गेहूं, यानी ऑप्शन नंबर जो नहीं है वही क्या है? सही। चलिए, ये भी बात होगी, बहुत अच्छी बात है, जो नहीं है वही क्या है? सही है। वाह क्या बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों की कृषि कहलाती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर डी डायरेक्ट पुष्पोत्पादन। क्या कहलाता है? पुष्पोत्पादन। ठीक है, याद रखिएगा इसको, क्योंकि ये डायरेक्ट सवाल ऐसे बन जाते हैं कभी कभी, तो आपको डायरेक्ट आपको याद रखने। ट्रक फार्मिंग इसमें नहीं, ट्रक फार्मिंग इसमें नहीं होता है, कारखाना कृषि नहीं होता है, मिश्रित कृषि में नहीं होता। फूलों की कृषि के लिए हम लोग पुष्पादन कहा करते हैं या कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? बाजारी सब्जी कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, या रोपण कृषि, या सहकारी कृषि? बताइए कौन सा हो जाएगा इसके लिए? हाँ बिल्कुल सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। कौन सा आएगा? भूमध्य सागरीय कृषि में इसको हम लोग रखते हैं, किसमें? खट्टे रसदार फलों में, है ना। चलिए, अभी हम लोग ने कितने क्वेश्चन किए? 32 क्वेश्चन किए हैं। ये ऐसे क्वेश्चन से जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछे जाने की संभावना इसकी क्या है बाबू? बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलिए हम लोग कोशिश ये करेंगे कि ऐसी तरीके से सभी वीडियोस आपको है ना मिलता रहे, और जो वीडियोस के माध्यम से हम लोग आपको पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ये ऐसे वीडियोस होंगे जो आप अगर सिर्फ आप जल्दी से स्पीड बढ़ा करके भी अगर सुन लेते हैं ना, जो आपको क्या फायदा पहुंचेगा? सारी चीजें रिकॉलिंग आ जाएगी, है ना। जब रिकॉल हो जाएगा, याद हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट जब एग्जाम देने जाएंगे तो डायरेक्ट ज्योग्राफी के दिन क्या रिवाइज करना, यही सब। जिस दिन 5 तारीख हुआ ज्योग्राफी, 5 फरवरी, डायरेक्ट आपको प्ले लिस्ट निकालना है। आधे घंटे से 10 मैक्सिमम 30 से 35 मिनट का वीडियो रहेगा। 30 से 35 मिनट में धड़ाधड़ सारी चीजें क्या हो जाए आपको याद हो जाएगी। एक बार देख लीजिएगा तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव सीरीज है। इसी तरीके से हम अभी और क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड करेंगे, वो ऐसे क्वेश्चन है जो बीएससीबी ने पूछ रखा है या फिर पूछने की उसकी क्या है बहुत ज्यादा संभावना है। ठीक है, और एक बात ये है, अगर आप लोगों का फीडबैक बेहतर रहा तो हम क्या करेंगे, अगर आप लोगों ने कमेंट में अगर सही उत्तर भी दिया, जवाब भी दिया, रिप्लाई भी किया, तो हम इसका क्या करेंगे, सब्जेक्टिव पोर्शन को भी करा देंगे। यानी ऐसे प्रोबेबल क्वेश्चन जो आपको डायरेक्ट क्या करे, वो बिहार बोर्ड पूछे। ठीक है, अगर ऐसे भी अगर नया वो पूछने की नया अगर जो इंपॉर्टेंट सवाल है बिहार बोर्ड के द्वारा अगर सब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट हुआ तो आप लोग बताइए कमेंट करके। अगर सब्जेक्टिव वाला चाहिए तो हम लोग सब्जेक्टिव वाला भी क्या करेंगे, आइडियल आंसर जो आपको क्या होगा आसानी से, ताकि उसको याद कर सके और एग्जाम में एकदम धड़धड़ा के क्या कर सके, लिख भी सके। ठीक है, सब्जेक्टिव वाला, है ना।
कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा सब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। इसका भी हम ला देंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर। आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, आपको याद कर लेना है या फिर उसी कॉपी में लिखना है। एक बार प्रैक्टिस रहेगी तो एग्जाम में आप क्या करेंगे, अच्छे तरीके से लिख पाएंगे, ठीक है। इसके बाद यह है कि अभी ये पार्ट 1 था सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का ये पार्ट 1 था। हम इसी तरह क्या करेंगे, और बहुत सारे वीडियोस, 2 वीडियोस और आएंगे आपके लिए, और वो 2 वीडियो सभी के निचोड़ हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे ये सवाल हैं जो आपको डायरेक्ट आपसे पूछने की संभावना है, ठीक है। चल चाणक्य के वीडियोस को देखते रहिए, आपके एग्जाम के कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आप अगर जोकीहाट के आसपास के क्षेत्र में रहते हैं, आप ऑफिस यहाँ के विजिट कर सकते हैं। हमारे यहाँ से जोकीहाट में 7 फेब से यानी 7 फरवरी से ऑफलाइन, है ना, ऑफलाइन बैच 12th के लिए, है ना, 12th आर्ट्स एंड साइंस का बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि जोकीहाट में रह करके अच्छी तैयारी करें, ठीक है, तो हमसे अवश्य जुड़े। इसी तरह से आप अपने दोस्तों तक ये वीडियो, आपका अब जिम्मेदारी ये है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।